हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 2। और पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ पार्ट 1 देख के आओ, फिर ये वाला पार्ट देखना। क्यों? क्योंकि आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं जो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और आपके जो लोन अगर पार्टनर ने दिया है उसका अकाउंट, पार्टनर से लिया है उसका अकाउंट, और बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यानी कि अगर आज का ये पार्ट अगर आपने अच्छे से देख लिया, एक तरह से वन शॉट पार्ट होने वाला है। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से देख लिया तो फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर पाओगे। यानी कि जैसे ही अपना ये वाला पार्ट खत्म होगा, नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट से हम करने वाले हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज अलग से नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट बनाना हमें सीखना है। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे वो अकाउंट है जहाँ पे सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब सारी की सारी एसेट्स का मतलब क्या हुआ? सारी की सारी एसेट्स का मतलब यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं जो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होंगी, जैसे कि कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका अलग से क्या बनाया जाता है? अकाउंट बनाया जाता है। और आपके किसी भी तरह के डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो भी क्या? लॉस। तो इन सब को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर, फिर उसके बाद में आपके इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो बस ये दो तीन चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, वेदर दे आर टेंजिबल एसेट्स और वेदर दे आर इनटेंजिबल एसेट्स, सारे की सारी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? जैसे कि बिजनेस बंद हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? बिजनेस बंद हो रहा है, तो उन जितने भी अपने अकाउंट्स खुले हुए हैं एसेट्स के, लाइबिलिटी के, उन सभी अकाउंट्स को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। तो उन्हें क्लोज करने के लिए हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अकाउंटिंग में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो एक्चुअल में क्या जाता है यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हें ट्रांसफ़र करके उनके अकाउंट्स क्या कर दिए जाते हैं? क्लोज। क्लोज मतलब क्या कर दिए जाते हैं? ज़ीरो। क्यों किया है अपन ने उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ज़ीरो? उसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो सारी एसेट्स बेची जाएंगी, ठीक, उन्हें सेल आउट किया जाएगा, या तो कोई पार्टनर उन्हें ले जाएगा, या कोई लाइबिलिटी जो अपने बिजनेस की लाइबिलिटी है, शायद हो सकता है कोई एसेट क्या कर जाए? टेक ओवर कर जाए। तो इस वजह से यहाँ पे अब अपन को पता नहीं है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो कितने में बिकेंगी। कम में भी बिक सकती हैं, ज़्यादा में भी बिक सकती हैं, जितनी है उतने में भी बिक सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो उन्हें बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उनके अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं, और एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उन्हें एक जगह क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। वैसे ही सेम किसके साथ किया जाता है? लाइबिलिटीज़ के साथ। जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़? यस, जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सभी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में इकट्ठा कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड, यस, प्रोविडेंट फंड इज आवर व्हाट? लाइबिलिटी। किसी भी तरह से बैंक से आपने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी से अगर आपने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करा जाता है? उसे आपके यस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब लाइबिलिटीज़ में रिजर्व्स भी होते हैं। जो भी रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, डेट आर ट्रांसफर्ड और डेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं? वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में आप जैसे ही ट्रांसफ़र करते हो बेटा, तो उनका भी अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज। क्या हो जाता है? क्लोज। जी हाँ, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो उनके अकाउंट भी हमें क्या करने हैं बेटा? क्लोज करने हैं। तो उन्हें अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया है? यस, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ करने का टाइम आ गया है। अब उन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने का टाइम आ गया है। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो भाई हमें नहीं पता कि भाई वो लाइबिलिटीज़ कितने में सेटल होंगी। कम में भी सेटल हो सकती हैं, ज़्यादा में भी सेटल हो सकती हैं, और उतने में भी सेटल हो सकती हैं। इस वजह से उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उन्हें क्या कर दिया जाता है? ज़ीरो कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं है? क्लियर है?
ठीक है। तो जैसे ही आप सारी एसेट्स और जैसे ही आप सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, इनके अकाउंट क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नाउ व्हाट यू स्टार्ट, जैसे ही आप इन एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, आप एसेट्स को बेचना चालू करते हो। किनको, अभी बस सुनो, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनो। आपने सारी एसेट्स और लाइबिलिटी एक अकाउंट में इकट्ठी कर ली, ठीक है। उस अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट है। अभी पूरा बेसिक समझो, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ कहाँ इकट्ठी कर ली हैं अपन ने, रियलाइजेशन अकाउंट में इकट्ठी कर ली हैं, ठीक। अब आप एसेट्स को बेचना चालू करते हो। पहला जो चीज़ होती है, या तो एसेट्स को बेची जाती है, तो एसेट्स बेची, ठीक है। दूसरी चीज़, एसेट्स के साथ क्या कर सकते हो आप, या तो कोई पार्टनर एसेट को क्या करता है, ले जाता है। पहली चीज़, एसेट को बेची जाती है, पैसा आता है। दूसरी चीज़, कभी कभी किसी पार्टनर को क्या लगता है, जैसे बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, आप इमेजिन करो कोई बिजनेस बंद हो रहा है, आप 3-4 दोस्त मिलकर बिजनेस करते थे, अब आप उस बिजनेस को बंद कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे एक फर्नीचर है, बढ़िया फर्नीचर है, अच्छा फर्नीचर है, बढ़िया सोफ़ा है, जिस पे कस्टमर वेट करते थे, बैठते थे। अब किसी पार्टनर को लगा कि यार ये फर्नीचर गलत बेच रहा है अपन, पैसे सही नहीं मिल रहे, तो एक पार्टनर ने क्या बोला, यार एक काम करो, ये फर्नीचर मुझे दे दो। यानी एसेट के साथ और क्या हो सकता है, यस, एक एसेट बिकती है, दूसरा क्या होता है, एसेट को पार्टनर क्या कर जाता है बेटा, टेक ओवर कर जाता है। अपन यहाँ पे एसेट की केस कर रहे हैं, एक तो एसेट क्या हो जाती है बेटा, सेल हो जाती है, यानी रियलाइज हो जाती है ना। दूसरा एसेट क्या हो सकती है, दूसरा एसेट को क्या हो जाता है, टेक ओवर कर ले जाता है। कौन बेटा, यहाँ पे वो टेक ओवर करके कौन ले जा रहा है, पार्टनर ले जाता है, ठीक। और एक और काम होता है एसेट के साथ, तीसरा काम क्या होता है बेटा, एसेट के साथ एक और काम होता है कि इस एसेट को कोई लाइबिलिटी क्या करके ले जाती है, टेक ओवर करके ले जाती है, ठीक है। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ इसके पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर था, उसके पता चला कि अरे ये तो अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं। वो आया अपने पास, अरे भाई साहब बंद कर रहे हो, हाँ मेरे पैसे तो दे दो। कि भाई तुम्हारे कितने हैं, मान लो कि उसको 50,000 देने थे। कितने देने थे, 50,000 देने थे, ठीक है। वो आया, उसको वही सोफ़े की एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, उसे वो सोफ़ा दिख गया, ठीक है ना। अपन ने बोला भाई साहब सोफ़ा ले जाओ तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोफ़ा ले जाओ, 60-70 हज़ार का सोफ़ा है हमारा, अच्छा लंबा चौड़ा सोफ़ा है। उसे लगा कि यार बढ़िया डील है, 50,000 की जगह यहाँ पे 60-70 हज़ार का क्या मिल रहा है, सोफ़ा मिल रहा है। तो वो क्या ले गया बेटा, सोफ़ा ले गया। यानी कि यहाँ पे अपनी एसेट कौन ले जाता है, जो लाइबिलिटी होती है, यानी जो क्रेडिटर वेडिटर होते हैं, वो कभी कभार अपनी एसेट्स को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। तो एसेट की ये 3 चीज़ें होती हैं। समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई बात। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को इकट्ठी कर लिया। एसेट को इकट्ठा करने के बाद आप या तो एसेट्स को बेचते हो, ठीक है, दूसरा या कोई पार्टनर एसेट को ले जाता है, तो अपन उसे फ्री में तो ले जाने नहीं देंगे, अपन उससे क्या लेंगे, पैसा। और तीसरा काम क्या होता है, जो आपकी एसेट्स होती हैं, जो लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर्स हो गए और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया, वो आपकी एसेट ले जाता है, यानी वो सेट ऑफ कर लेता है कि अच्छा चलो ठीक है, पैसे मत दो, एसेट दे दो, ये ले जा रहा है। समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू द लाइबिलिटी। अब आते हैं लाइबिलिटी पे। अब जो आपकी जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो भी आपने एसेट बेच के पैसा आया है या कोई पार्टनर ले गया, तो उससे जो आपने एसेट का पैसा लिया है या उसके अकाउंट में से काटा है, अब आप उस पैसे का इस्तेमाल बेटा क्या में करते हो, अब आप इन लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में करते हो। जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, आपके बिल्स पेबल हो गए, ठीक, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, या आपके पार्टनर की वाइफ ने क्या दिया हो, लोन दिया हो, तो उसका पेमेंट हो गया, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल है। समझ में आया। तो इनका क्या किया जाता है बेटा, इस पैसे से लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है, ठीक। अब जैसे कि पार्टनर क्या ले जाता है, एसेट ले जाता है, मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे लाइबिलिटी, ये एसेट वाला केस अपन ने देखा। कौन सा वाला केस देखा अपन ने बेटा, ये अपन ने एसेट वाला केस देखा है। वैसे ही अगर क्या हो, लाइबिलिटीज़ हो, क्या हो, वैसे ही जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो इन लाइबिलिटीज़ का भी 3 चीज़ होता है। 3 चीज़ क्या होता है, सबसे पहला काम इनका क्या किया जाता है बेटा, पेमेंट, ठीक है। या तो अपन इनका हाथों हाथ क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। दूसरा, या तो कोई पार्टनर इन्हें टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर टेक ओवर। कोई भी क्रेडिटर हुए, मान लो एक ए पार्टनर था, उसने कहा सुनो इसको पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है, तो अपन वो क्रेडिटर उसको दे देते हैं। समझ में आया। अब जैसे एसेट अपन फ्री में नहीं देते, वैसे ही लाइबिलिटी भी वैसे तो लेके नहीं जाएगा, अपन को उसे क्या देने पड़ेंगे, पैसे देना पड़ेंगे। और तीसरी चीज़ अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, एसेट से क्या हो जाती है, सेट ऑफ हो जाती है। किससे सेट ऑफ हो जाती है, या एसेट से सेट ऑफ हो जाती है। बताया था ना, क्रेडिटर क्या ले गया, फर्नीचर ले गया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं किसकी बेटा, लाइबिलिटी की भी 3 पॉसिबिलिटी ही होती हैं। अभी बस बेसिक समझा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा।
क्लियर हो गई चीज़ अच्छे से? क्लियर है? तो आप यहाँ कर क्या रहे हो एक्चुअल में? तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम रियलाइजेशन अकाउंट इस ही वजह से है क्योंकि इस अकाउंट में अपन एसेट और लाइबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं? रियलाइज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रियलाइज़ कि भाई ये एसेट कितने में बिकेगी, एसेट कितने में ले जाएगा पार्टनर, एसेट कितने में सेट ऑफ होगी लाइबिलिटीज से। समझ में आ गया? डेट इज़ वाई दिस अकाउंट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट और ये सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें रिवैल्यूएशन बनाया जाता है क्योंकि वहाँ आप रीवैल्यू कर रहे हो, वापस से वैल्यू पता लगा रहे हो। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हो कि भाई एसेट कितने में बिकेगी, एसेट कितने में पार्टनर ले जाएगा, या इस एसेट से कितने की लाइबिलिटी सेट ऑफ हो सकती है। वैसे ही आप यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी को भी रियलाइज़ करते हो कि भाई क्रेडिटर्स को कितना देना है, 50 देना है, 60 देना है, 70 देना है, बैंक लोन कितना भरना है, बिल्स पेबल का कितना पेमेंट करना है। तो आप एक तरह से इन सब का क्या करते हो? रियलाइजेशन करते हो। तो ये रियलाइजेशन करने के बाद में एट द एंड, है ना, एट द एंड क्या, अभी बेसिक बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो एट द एंड क्या निकल के आता है? प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। अब अगर आपकी एसेट्स अच्छे में बिक गई तो फ़ायदा निकलेगा, और अगर आपकी एसेट्स अच्छे में नहीं बिकी तो क्या होगा बेटा? लॉस होगा। जो भी फ़ायदा और नुकसान होगा वो अपन कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? वो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा? ट्रांसफ़र कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। तो अब अपन क्या बनाना सीखने वाले हैं? आज हम सिर्फ अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज़, मैं आपको कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज़ यहाँ बता दूंगा ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। चलो इधर आओ। तो अपन यहाँ पे क्या बनाना सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे और हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। दोनों साथ साथ में बनाना सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये देखो, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। ज़्यादातर इस चैप्टर में से रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही आता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं आता। और जर्नल आती है, और वो जर्नल कौन सी आती है? जो एंड के क्वेश्चंस बचेंगे ना बेटा, वो जब मैं करवाऊंगा वो वाले जर्नल के क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिले हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट अकेला बनाना ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है। चलो, तो मैंने इस पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया और इस पेज पे मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजिन कर लो, क्या इमेजिन कर लो कि 3 पार्टनर है, बट यहाँ पे अपन तीनों का बाइफर्केशन नहीं कर रहे, अपन बस यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्या लिख रहे हैं? पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सिर्फ क्या है? एक फॉर्मेट जैसा मैं आपको बनवा रहा हूँ ताकि अगर आपको क्वेश्चंस करना हो जो थोड़े जल्दी में हैं कि भाई हम क्वेश्चंस का वेट नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे, तो ये करने के बाद आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। इधर आओ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला काम व्हाट यू विल डू इज़ यू विल ट्रांसफ़र ऑल योर एसेट्स। आपकी जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में भी किस तरफ लिखना है? डेबिट साइड ही लिखना है। किस तरफ लिखना है बेटा? डेबिट साइड। किन किन को छोड़ के हमेशा याद रखना, कैश या बैंक अकाउंट नहीं आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि कैश और बैंक का अलग से अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे राइट ऑफ किया जाएगा और उसके पैसे किससे लिए जाएंगे? यस, पार्टनर से लिए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस, अगर आपके एसेट साइड में प्रॉफिट और लॉस लिखा है विच मीन्स वो क्या है बेटा? लॉस। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को छोड़ के आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं लाइन से सुनना, ठीक है। प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, आपका स्टॉक हो गया, आपका डेटर हो गया, ठीक है। प्रोविज़न क्रेडिट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में स्टॉक के बाद में ये आपकी जो भी इंटेंजिबल एसेट हो गई, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है बेटा? यस, आपको अपने इन्वेस्टमेंट, आपको यहाँ पे लिख देना है। कहाँ पे? यस, आपको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना है। तो मैं यहाँ पे 2 करके क्या लिख रहा हूँ? सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चमकता है कि सर ये डेबिट साइड ही क्यों आया, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है बेटा ये एंट्री,
कौन सी एंट्री? अपन क्या कर रहे हैं, एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जो भी आपकी एसेट्स होती हैं बेटा, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। नाउ वी आर ट्रांसफरिंग दीज एसेट्स टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। या कॉमन सेंस से बोलूँ तो बिजनेस बंद हो रहा है तो सारी एसेट्स के अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट को ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या मैं ये कहूँ कि एसेट का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं मतलब एसेट को जीरो कर रहे हैं। अकाउंट क्लोज मतलब क्या होता है बेटा, एसेट को जीरो कर रहे हैं, तो एक तरह से अपना क्या होगा बेटा, लॉस। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है या एसेट की वैल्यू जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता भैया कितने में बिकेगी, कितने पैसे आएंगे, तो हम उसको जीरो कर देते हैं, हटाओ वाला, क्या कर देते हैं, जीरो। बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम छीन के समझा रहा हूँ कि भाई क्यों उसको आप जीरो कर देते हो। रीज़न ये होता है कि अब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ये एसेट कितने में बिकेगी। बुक वैल्यू कुछ भी हो, आपको क्या पता मार्केट में कितने में बिकेगी, ठीक है। तो जब बिजनेस बंद करते हैं, सारे एसेट्स के अकाउंट क्लोज करते हैं मतलब जीरो, मतलब आप एसेट की वैल्यू जीरो कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही आप एसेट की वैल्यू कम करते हो तो बेटा आपका क्या होता है, लॉस। याद है ना रिवैल्यूएशन वाला, सेम यहाँ लगता है। एसेट की वैल्यू जीरो कर रहे हो मतलब एसेट को जीरो पे लेके आ रहे हो, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए यहाँ पे जब एसेट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एसेट। इज डेट क्लियर? टू दैट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जितने भी वो एसेट्स होती हैं उनका बस क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, टू सन्ड्री एसेट या टू एसेट अकाउंट। जैसे ही आपने ये एंट्री करी, जैसे ही आपने एंट्री करी तो क्या हुआ, इधर देखो। जैसे सपोज आपकी एसेट कितने की थी बेटा, 50,000 की थी। कितने की थी, 50,000 की थी, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, मैं इसी तरफ लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो आपने क्रेडिट कितने से किया, 50,000 से। डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। अब एसेट अकाउंट हो चुका है जीरो। नाउ एसेट अकाउंट इज क्लोज। अब एसेट अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में आप उसे ट्रांसफ़र कर देते हो, आप ये मान लेते हो कि आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। इज डेट क्लियर और नॉट? समझ में आया? क्लियर है? तो इसलिए अब देखो, जब इसकी लेडजर पोस्टिंग करी जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। दैट इज वाई ऑल द एसेट्स विल कम ऑन द डेबिट साइड। सारी एसेट्स किस तरफ लिखने का, डेबिट साइड लिखने का। लिख दी? समझ में आ गया क्यों? और जैसे ही आपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया, मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, जीरो हो चुकी है। क्यों करी? क्योंकि हमें पता ही नहीं है भैया, अब हम बिजनेस बंद करने पे आए हैं, अब हम इन सब एसेट्स को बेचेंगे, हमें नहीं मालूम कितने में जाएगी, है ना। तो इस वजह से इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इन्हें क्लोज कर दिया जाता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, सारी एसेट्स आप एक जगह इकट्ठी कर लेते हो। नेक्स्ट चीज़, सारी लाइबिलिटीज़ किस तरफ आएंगी बेटा, क्रेडिट साइड। तो मैंने यहाँ पे बाय लगा के क्या लिख दिया, सन्ड्री क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। चलो ये आ गई लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो दिस सन्ड्री वर्ड रिप्रेजेंट्स ऑल द लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट व्हाट। हाँ, आपकी लाइबिलिटी साइड में क्या क्या रहता है, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस रहता है बेटा, वो कहाँ जाएगा, यस। पहले ऐसे स्टार्ट कर दे। चलो लाइबिलिटी साइड आ गए, तो लाइबिलिटी साइड में आपको पार्टनर्स का कैपिटल मिलेगा, तो उनका बैलेंस बेटा आपको किस तरफ लिखना है, इस तरफ, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है तो किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल हो सकता है, हो जाता है, शायद मिलेगा एक आध क्वेश्चन में, जितना मुझे याद है शायद है एक क्वेश्चन में, एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका बैलेंस किस तरफ लिख देना है, डेबिट साइड लिख देना है। एक तो आपको लाइबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा, तो वो रियलाइजेशन में नहीं, वो कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट और क्या मिलेगा आपको, आपको लाइबिलिटी साइड मिलेंगे रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है। आपको जनरल रिजर्व मिलेगा। तो जितने भी रिजर्व्स हैं डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है। किसको छोड़ के बेटा, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को छोड़ के। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ लिख देना है, क्रेडिट साइड में लिख देना है। क्यों लिख देना है, अभी हाल समझा दूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ बच रही हैं, क्या, जितनी भी लाइबिलिटीज़ बच रही हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो, यस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज अवर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, ठीक, बैंक लोन, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी का लोन, किसी भी पार्टनर की वाइफ का लोन, वो सब आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दोगे। बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक लोन, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय एज मिसेज एज लोन, अगर ए पार्टनर है तो मिसेज एज लोन।
हैं बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, दैट टू इज़ अवर लाइबिलिटी। अगर वो लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से वो पीएफ कट तो कर लिया, लेकिन अभी तक आपने उन्हें ईपीएफ ऑफिस में यानी ईपीएफ में आपने उसे जमा नहीं किया है, तो इस वजह से वो दिख रहा है, तो वो भी अपनी क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे सारी लाइबिलिटीज़ किस तरफ लिख देनी है, आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। ठीक है, लिख दिया? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो चलो लाइबिलिटी साइड आ गए हैं, तो अगर लाइबिलिटी साइड आ गए हैं तो यू विल कम अक्रॉस सम रिजर्व्स। आपका क्या दिखेगा? रिजर्व दिखेगा। तो रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटा? पार्टनर्स में। जैसे कि बाय जनरल रिजर्व है, तो वो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देना है, तो ये लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे, और जो भी 3 पार्टनर 4 पार्टनर है उनमें अपन क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद मान लो अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्या नहीं है बेटा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट है तो जितना बच रहा है उतना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी का कहाँ जाएगा? बाकी का बेटा जाएगा आपका कहाँ पे? यहाँ पे। वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगा। अगर मान के चलो थोड़ा बहुत भी अगर वर्कर्स क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं, तो वो अमाउंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और वो आपकी लाइबिलिटी है, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट और लॉस मिल जाता है तो वो भी पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्रेडिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि पार्टनर्स को पैसे देने हैं, रिजर्व्स के, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के, है ना? तो देना है तो किस तरफ लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड, क्योंकि जिस चीज़ से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए किस तरफ लिख देते हैं? क्रेडिट साइड लिख देते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपकी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिख लेते हो, अब आप क्या करना चालू करते हो बेटा? आप इन एसेट्स को बेचना चालू करते हो, मतलब आप एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करते हो जहाँ से आपको ये पता चलता है। तो अब आपको क्या करना है? अब आप एडजस्टमेंट देखते जाओगे और पेमेंट। अपन एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं कि नाउ यू विल सेल योर एसेट्स। अब अपनी एसेट्स को क्या करोगे? पहली चीज़ क्या होती है? एसेट्स को आप सेल करोगे। चलो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप एसेट को बेच रहे हो, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफ़र करके, क्या करके? एसेट को ट्रांसफ़र करके अपन ने क्या समझा था कि अपन ने अपनी एसेट की वैल्यू क्या कर दी है बेटा? 0। तभी अपन ने एंट्री मारी थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू एसेट अकाउंट, लैंड और बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक। ठीक है, क्रेडिट कर दिया। जैसे ही आपने क्रेडिट किया, आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी? 0 कर दी। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट्स हैपनिंग? अब आप उन एसेट्स को बेच रहे हो। जैसे ही आप उन एसेट्स को बेचने निकले, अपन ने उनकी वैल्यू 0 कर दी ना। अब वो 1 रुपये में बिके, 10,000 में बिके, 1 करोड़ में बिके, अपना तो क्या होगा? फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। इधर आओ, ये अपन ने एसेट की एंट्री करी थी। जैसे ही आपने ये एसेट की एंट्री करी, आपने अपनी एसेट की वैल्यू क्या कर दी बेटा? 0 कर दी। नाउ यू आर सेलिंग दिस एसेट। आप इसी एसेट को क्या कर रहे हो बेटा? बेच रहे हो। जैसे ही आप इस एसेट को बेचोगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है तो डेबिट। 2, अब आपका फ़ायदा हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। क्या बताया? जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफ़र किया, उस एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अब चाहे आप 1 रुपये में बेचो, चाहे आप 1 करोड़ में बेचो, आपका तो क्या हो रहा है? गेन। क्योंकि 0 रुपये की एसेट के आपको 1 रुपया मिल रहा है, 10,000, 50,000, 60,000, कुछ भी मिले, वो आपके लिए अब क्या है बेटा? गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो इसलिए जब भी आप एसेट बेचोगे, क्या बेचोगे? तो जब भी आप एसेट बेचोगे तो एंट्री किस तरफ होगी बेटा? क्रेडिट साइड। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये तो क्या हो गया बेटा? ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। जो भी एसेट बेच रहे हो उसका ब्रैकेट में क्या लिख देना? नाम लिख देना। लैंड बेच रहे हो लैंड, बिल्डिंग बेच रहे हो बिल्डिंग, स्टॉक बेच रहे हो स्टॉक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब एक सिंपल सा कॉमन सेंस। ठीक है, क्यों? जल्दी जल्दी करना होता है ना। एसेट आई किस तरफ? देखो, एसेट आई किस तरफ? डेबिट साइड। तो जाएगी किस तरफ? यस, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट आर डेबिट साइड रही है, किस तरफ रही है? आर डेबिट साइड रही है, तो जाएगी किस तरफ? यस, क्रेडिट साइड। अगर बेच रहे हो तो क्या देके जाएगी? पैसा। अंदर क्या लिखना होता है? रीज़न। तो बाय बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितने में बेची, तो पहले आई इधर लिख देना, फिर बेचोगे तो जाएगी, आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड। अगर बेची है तो पैसा देके जाएगी बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट का नाम लिख दो, खत्म। चलो
दूसरी चीज़ अपन ने क्या सीखी थी एसेट के केस में कि कोई पार्टनर भी तो ले जा सकता है ना, फर्नीचर वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से, तो कोई पार्टनर फर्नीचर ले जा रहा है, कुछ ना कुछ में तो ले ही जाएगा, तो अपना तो फ़ायदा हो रहा है, एज ए पार्टनरशिप फर्म अपना फ़ायदा हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट साइड आ गए। कॉन्सेप्चुअली बेसिक कॉमन सेंस फटाफट करने वाला कि एसेट आई डेबिट साइड थी, पार्टनर ले जा रहा है, जाएगी किस तरफ, क्रेडिट साइड, और आप कौन लेके जा रहा है, वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो आप उसका नाम लिख दोगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए है तो एस, बी है तो बीस, अभी अपन यहाँ पे कोई नहीं ले रहा है इसलिए अपन लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? 10,000 में ले जाए, 20 में ले जाए, 30 में ले जाए, कुछ में भी ले जाए, अपना तो फायदा हो रहा है, क्योंकि हम तो एसेट को क्या मान के बैठे, जीरो। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो दूसरी चीज़ भी समझ में आ गई, पहली या तो एसेट को बेच देते हैं, दूसरी कोई पार्टनर ले जाता है, तीसरी एसेट के साथ क्या होता है, यस अब इस तरफ कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर कितने का ही है, ठीक, और इस तरफ क्या है, एसेट है, फर्नीचर कुछ भी है, मतलब इस तरफ आपकी एसेट है, इस तरफ आपकी लाइबिलिटी है। अब उस एसेट से लाइबिलिटी क्या हो गई बेटा, सेट ऑफ हो गई। जैसे ही उस एसेट से आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, सेट ऑफ हो जाती है, तो उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं है, यस कोई भी उसकी आपको एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप फ़ायदा और नुकसान क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है? कैसे सर? देखो ऐसे समझो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आपके पास में क्या बोलते हैं, ये डेबिट साइड है ना, तो मान के चलो इस तरफ आपके पास स्टॉक था, क्या था, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कितने का था बेटा, 50,000 रुपये का, ठीक है। अब मान के चलो इस तरफ आपकी लाइबिलिटी में कौन थे, क्रेडिटर्स, कौन थे, क्रेडिटर्स थे। भाई क्रेडिटर्स को पता चला कि अरे तुम तो बिजनेस बंद कर रहे हो, लो आ गए, ठीक है। अब क्रेडिटर्स को कितने देने बेटा, 30,000 रुपये, 30 नहीं चलो 40 कर लेते हैं। क्रेडिटर्स को कितने देने, 40,000 रुपये देने, कितने देने, 40,000 रुपये। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स आए, क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स बोलने लगे लाओ भाई हमारे पैसे दो। अपन ने उनसे क्या बोला, देखो यार अभी पैसे तो कुछ है नहीं, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो हमें बेचना है कि नहीं, तुम एक काम करो स्टॉक ले जाओ। क्रेडिटर ने पूछा कितने का स्टॉक है, देखो वैसे तो 50,000 का है, तुम देख लो भैया अब तो बिजनेस बंद कर रहे हैं। अब क्रेडिटर्स ने क्या करा, 40,000 की जगह वो 50,000 का क्या लेगा, स्टॉक लेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि अगर ये क्रेडिटर्स स्टॉक ले जा रहे हैं तो अपन उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही फ़ायदा नुकसान बुक हो जाएगा। कैसे, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से डेबिट क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, अपना फ़ायदा नुकसान अपने आप बुक हो गया। कैसे, इधर देखो, अब अपन इसे हाथ नहीं लगाएंगे, इसे हाथ नहीं लगाएंगे, 40,000 का क्रेडिट है, 50,000 का क्या है बेटा, डेबिट है। नुकसान ही होना था ना, क्योंकि 50,000 के स्टॉक से आपने 40,000 की लाइबिलिटी क्या करी है, सेट ऑफ करी है, यानी आपका 10,000 का लॉस हो रहा है। ये देखो डेबिट साइड 10,000 से बड़ी आएगी, और एट दी एंड जो भी लॉस होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर में। ऐसा ही कब हो जाएगा, अभी लॉस हो गया और ऐसे ही फ़ायदा भी हो जाता है, वो भी अपने आप हो जाएगा, आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये 50,000 है, मान के चलो क्रेडिटर्स को कितना देना था, 60,000 देना था। अब क्रेडिटर्स क्या लेगा, स्टॉक लेगा, या अपन ने क्रेडिटर्स को क्या दे दिया, स्टॉक दे दिया, उतने में ही वो मान भी गए, अपने को क्या देना, मान गए वो तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अपने को कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना अच्छे से, क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई एसेट से अगर कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है, सेट ऑफ हो रही है, तो उसकी आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? एक और बहुत अच्छे से बता देता हूँ, जब तक उस एसेट से या उस लाइबिलिटी से, है ना, इंटरनल लाइबिलिटी सेट ऑफ ना ही हो रही हो, तब तक आपको उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का सेट ऑफ हो रहा है, किसका, अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का सेट ऑफ हो रहा है, बहुत रामबाण है, इसको याद रखना, अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है, एसेट से, तो आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आएंगे उस वाले कॉन्सेप्ट पे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ हो तो उसकी एंट्री मत करो, ज़्यादातर हमेशा ध्यान में रखना है एक्सटर्नल लाइबिलिटी का सेट ऑफ हो रहा होगा तो, इंटरनल का होगा तब एंट्री होगी। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो, तो उसकी तो एंट्री होगी नहीं। नेक्स्ट, अभी आ गए अपन अनरिकॉर्डेड एसेट वाले कॉन्सेप्ट पे। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट का भी सेम काम होता है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, देखो भले ही वो अनरिकॉर्डेड है तो पार्टनरशिप फर्म में, मान के चलो होता क्या है ना, ज़्यादातर अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो हो जाती हैं
जैसे मान लो कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा, वो पड़ा हुआ है बेचारा, ठीक, तो वो अनरिकॉर्डेड है। मतलब अनरिकॉर्डेड मतलब वो बैलेंस शीट में ही नहीं है, ठीक है। कोई एक इक्विपमेंट था, वो आपने उसे रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो अनरिकॉर्डेड था, तो वो बैलेंस शीट में नहीं था। बैलेंस शीट में नहीं था तो कहाँ नहीं आएगा बेटा, डेबिट साइड नहीं आएगा। अब देखो, अगर वो अनरिकॉर्डेड है, अगर वो एसेट अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब ज़ीरो, उसकी वैल्यू क्या है भैया, ज़ीरो है। अनरिकॉर्ड नहीं है मतलब रिकॉर्ड नहीं है, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। वो कोई भी एसेट ले लो, XYZ इक्विपमेंट कुछ भी ले लो। अब आप तो बिजनेस बंद कर रहे हो, लो आपको मिल गया, तो अरे ये भी अपने पास, अरे ये तो अनरिकॉर्डेड है, अरे ठीक है बेच दो। अब उस जीरो वैल्यू की चीज़, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ठीक। अब वो अगर आपने मार्केट में बेच दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट, टाइपराइटर हो सकता है, पुराना कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी पड़ा हुआ अनरिकॉर्डेड, आपने उठा के उसे बेच दिया और 300 400 हज़ार 10,000 20,000 रुपये आपको मिल गए, तो आपका तो क्या हो गया, फ़ायदा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है बेटा, आप उन्हें बेच सकते हो, क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, तो आपका फ़ायदा होगा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और किस तरफ लिखना है आपको, यस क्रेडिट साइड लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है। ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है, अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या लिख दोगे आप, अनरिकॉर्डेड एसेट। चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, उसका नाम लिखते हैं ना अनरिकॉर्डेड एसेट का। कितने में बेची भाई, जितने में भी बेची उतने में फ़ायदा हो रहा है। अनरिकॉर्डेड है मतलब ज़ीरो है। तो क्या सर अनरिकॉर्डेड एसेट कोई पार्टनर भी ले सकता है? बिल्कुल। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर लेके जा रहा है 100 रुपये में, 200 में, 1000 में, अगर कुछ में नहीं लेके जा रहा तो अलग बात है, ऐसा होगा नहीं। कभी कभी पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट, टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी पड़ा हुआ है, कहता है यार मैं ले जाता हूँ इसको। अपन ने कहा यार भाई मार्केट में देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं, पता चला मार्केट में 1000 रुपये उसके मिल रहे हैं, तो पार्टनर क्या बोलता है, अरे यार मैं दे देता हूँ ना, मेरे से ले लो 1000 रुपये। तो वो तो अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड था मतलब उसकी वैल्यू क्या थी, ज़ीरो। अब किसी चीज़ की वैल्यू ज़ीरो है, पार्टनर आप 1000 रुपये में ले जा रहा है, तो अगेन फ़ायदा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो किस तरफ लिखना है बेटा, क्रेडिट साइड। और क्या लिख देना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में उस एसेट का या अनरिकॉर्डेड एसेट लिख देना है। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है। अनरिकॉर्डेड एसेट से क्या सेट ऑफ हो जाती है, यस अनरिकॉर्डेड एसेट से लाइबिलिटी भी सेट ऑफ हो जाती है, और उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। समझ में आया, क्लियर है, आ गई बात समझ में अच्छे से। चलो तो अब अपन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल आ चुका है, तो देखो अगर यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करो कि भाई पार्टनर एसेट ले जा रहा है, तो पार्टनर से क्या लेना है बेटा, पार्टनर लिख देते हो आप, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसकी एंट्री और कहाँ होगी, इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस तरफ आएंगे और पार्टनर्स से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। तो किस तरफ आ जाएंगे बेटा, डेबिट साइड, और यहाँ पे क्या लिखोगे, काय के पैसे लेने, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट मत लिख देना, एसेट का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, सब कुछ अब किसके थ्रू हो रहा है, रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अनरिकॉर्डेड एसेट लिख देना, ठीक है। और अगर रिकॉर्डेड एसेट है तो उस रिकॉर्डेड एसेट का क्या लिख देना बेटा, यस उस रिकॉर्डेड एसेट का नाम लिख देना। आ गई बात समझ में कि नहीं, हाँ ही क्लियर है, आ गई बात समझ में। अच्छा एक चीज़ और मिस कर दी थी पार्टनर्स कैपिटल की, कि लॉस के पैसे लेना है, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर क्या है बेटा, बैलेंस शीट में अगर एडवर्टाइजमेंट कोई सस्पेंस अकाउंट है तो उसके पैसे पार्टनरों से क्या करना होता है, लेना होता है, तो डेबिट साइड। किसी तरह का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, अगर डेबिट साइड लिखा है तो उसके पैसे भी किससे लेने होते हैं, पार्टनर से लेने होते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट हो गया। अब आएंगे लाइबिलिटी साइड, एसेट बेच दी, पार्टनर ले गया या लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो गया। चलो अब जो पैसे आते हैं उस पैसे का इस्तेमाल अपन ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका पेमेंट करने में लगाते हैं। तो जैसे ही अब अपन ने इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बेटा क्या कर दी थी, ज़ीरो करी कि नहीं करी, है कि नहीं। अभी यार मैंने एसेट की एंट्री बताई थी ना, वैसे ही लाइबिलिटी की क्या की जाती है, जर्नल एंट्री की जाती है। इधर आओ, जैसे मैंने आपको ये एसेट की एंट्री बताई थी वैसे ही लाइबिलिटीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, रियलाइजेशन में। तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। तो एंट्री की जाती है सन्ड्री, मैंने सन्ड्री लिख लिया, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि अब आप अपनी लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना मतलब लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्या करना बेटा, क्लोज करना।
अब आप लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज कर रहे हो, यानी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 0 कर रहे हो, क्योंकि अब हमें नहीं पता भैया, अब हम तो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने निकले, पता नहीं कितना क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज कर रहे हो, मतलब 0 कर रहे हो। लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो फ़ायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और यस, लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, डेबिट हो गई, इसलिए सारी लाइबिलिटीज़ बेटा किस तरफ आई, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। ठीक, अब उनका पेमेंट करते हैं। जैसे ही इन लाइबिलिटीज़ का अपन पेमेंट करेंगे तो बेटा 0 लाइबिलिटी कर दी है आपने। अब 0 लाइबिलिटी की वजह से आपको चाहे 1 रुपया देना पड़े, 10 रुपये, 1 करोड़, आपका तो क्या हो रहा है, लॉस। तो चलो, जैसे ही अब इन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो अपना लॉस होना चालू हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा जाता है। 2, अब जब पेमेंट होगा तो क्या जाएंगे भैया, पैसे टू बैंक या कैश अकाउंट से एंट्री की जाती है। पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। एक चीज़ ये की जाती है, कभी कभी ये जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इन लाइबिलिटीज़ को कौन ले जाता है, कभी कभी पार्टनर ले जाता है। तो पार्टनर भी ले जाएगा तो फ्री में नहीं ले जाएगा भाई, अपन को उस पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे, 1 रुपये, 10 रुपये, 10,000, 1 करोड़। अब 0 लाइबिलिटी के लिए 1 रुपया भी देना पड़े तो अपने लिए तो क्या है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ वी विल डू द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पकड़ पकड़ के क्या कर देना, पेमेंट कर देना, एक को भी नहीं छोड़ना, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। जिनका नहीं दिया क्वेश्चन में, जितनी उनकी बुक वैल्यू है उतना उनका क्या कर देना, पेमेंट कर देना, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर पार्टनर ले जाए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसे अपने को किसको देना है, पार्टनर को। पार्टनर फ्री में नहीं ले जाएगा, पार्टनर को अपन को इसके पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए अब ज़रा यहाँ देखो, लाइबिलिटी आई थी क्रेडिट साइड, जाएगी डेबिट साइड, तो ये सिंपल वाला फंडा, ठीक है। और अगर पार्टनर ले जा रहा है तो किसके नाम से लिख दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गया समझ में, क्लियर है। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरफ आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरफ आएगा रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट के पैसे पार्टनर से लेने होते हैं तो लाइबिलिटी के पैसे पार्टनर को देने होते हैं। अगर पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देना है, लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? चलो, तो ये तो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी की बात हो गई, और सेट ऑफ का तो अपन ने बात कर ही लिया था कि सेट ऑफ हो रहा है एसेट लाइबिलिटी का, वो चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो गई। अब आ गए अपन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे। किस पे? यस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती हैं, क्या होती हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती हैं बेटा, उनका भी जैसे आप अनरिकॉर्डेड एसेट बेच सकते हो, वैसे ही आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो नहीं, करना ही है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पेमेंट। क्या करना पड़ेगा? यस, पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या है बेटा कि उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू ज़ीरो है। अनरिकॉर्डेड है मतलब अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू ज़ीरो है, जो चीज़ नहीं रिकॉर्डेड उसकी वैल्यू ज़ीरो। जैसे एसेट, वैसे ही लाइबिलिटी भी अगर रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है, वेजेस देना है, किसी का पेमेंट करना है, जो रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो है अपनी बुक्स के हिसाब से। अब उसमें लिखा हुआ है कि भैया इसको 10,000 पे करना है, अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है मतलब अपने हिसाब से उसकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन अब उसे 10,000 पे करना है, 15,000 पे करना है, तो अपने लिए क्या बेटा, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसका भी टू बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में जो भी वो लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का नाम लिख देना। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या करना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट भी हो सकता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कोई पार्टनर ले जाएगा, तो जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को लिख देना है। और उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से एसेट का क्या हो सकता है, बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, तो उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आया अच्छे से समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो बेसिक चल रहा है बस, ठीक है। अब ये जो भी आप रियलाइजेशन करते हो, क्या करते हो, जो भी आप ये रियलाइजेशन करते हो, तो इस रियलाइजेशन में क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। क्या होता है? खर्चा होता है, क्योंकि आप बिज़नेस बंद कर रहे हो। तो ऐसे तो बिज़नेस बंद नहीं हो जाएगा कि हवा हवा में बिज़नेस बंद हो गया। बिज़नेस बंद करने में आपको खर्चा पानी करना पड़ेगा, लोग आएंगे, देखेंगे, करेंगे, उन्हें दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे करके कुछ ऊपरी खर्चे होते हैं, ठीक है।
उन्हें बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस किसके होते हैं? अपने। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सीधा यहाँ पे अपन उन्हें पे ही करते हैं, कोई नया अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। तो टू बैंक अकाउंट क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बहुत सारे केसेस हैं, वो अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी बस एक बेसिक बता रहा हूँ। कभी कभी ये भी होता है, एक और बेसिक बता देता हूँ कि भाई जो रियलाइजेशन का खर्चा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना है, लेकिन कौन पे कर दिया? पार्टनर पे कर दिया। अगर पार्टनर पे कर दिया तो मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस किसका नाम लिख देना है? पार्टनर का नाम लिख देना है, और वो पैसा अपन को किसको देना पड़ेगा बेटा? पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, वो सब अपन क्वेश्चंस करते में सीखेंगे, अभी बस बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप खुद भी क्वेश्चन कर सको। तो ये सब करने के बाद सारी एसेट्स आ गई, ठीक, उनको बेच दिया। सारी लाइबिलिटीज़ आ गई, उनका क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब हवा हवा में आगे मत बढ़ना, पहले करना चेक। क्या करनी है? यस, चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करनी है सर? ये जितनी भी आपको एसेट्स दे रखी हैं उनको चेक कर लेना, बिक गई कि नहीं बिकी। ठीक है, तो ये इधर एसेट्स की लिस्ट होगी, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सब कुछ लिख लोगे, तो यहाँ उन्हें बेचोगे, तो यहाँ उनको बेचोगे, या कोई पार्टनर ले जाएगा या सेट ऑफ हो जाएगा। तो उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि भाई ये बिक गई कि नहीं बिक गई, ये बिक गई कि नहीं बिक गई। अच्छा, पार्टनर ले गया, चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? इधर सुनो, यहाँ पे दो तरह की एसेट्स मिलेंगी अकॉर्डिंग टू न्यू CBSE गाइडलाइंस। आपको दो तरह की एसेट मिलेंगी। एक होती है बेटा टेंजिबल। कौन सी वाली? टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, क्या होता था ना, पहले जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग इनको बनाते थे, तो उस टाइम क्या था, अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाता था कि वो एसेट नहीं बिकी। लेकिन अब नई CBSE गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट सबको पता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। अगर उन एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब अगर उस एसेट के बारे में कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप तो सॉल्व करते चले जाओगे, उस एसेट को कुछ करोगे ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू CBSE गाइडलाइन, अगर कोई टेंजिबल एसेट है काय में आपके जो डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में, और उसके बारे में अगर कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एसेट जितने की भी है, उसकी जो भी मतलब बुक वैल्यू है, उसी बुक वैल्यू में आपको उसे क्या कर देना है? सेल कर देना है, बेच देना है। तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एट द एंड जब आप सारी रियलाइजेशन के एडजस्टमेंट कर चुके होगे, तो ये चेकिंग करना, और चेकिंग में देखना कोई एसेट छूट तो नहीं गई। फिर देखना क्या ये एसेट टेंजिबल है। अगर वो एसेट टेंजिबल है और उसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो वो जितने की है उतने में बेच देना। 10,000 की है 10 में बेच देना, 20 की है 20 में बेच देना, 40 की है 40 में बेच देना। समझ में आ गया? क्लियर है? लेकिन आपने वो एसेट देखा और वो एसेट टेंजिबल नहीं, कौन सी निकली? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट सबको पता है, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो उन्हें आप देख नहीं सकते। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब होती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट। अगर इनके बारे में कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? फिर ये मान लेंगे ये नहीं बिकी। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं करना है। अगर उनके बारे में कुछ नहीं लिखा मतलब वो नहीं बिकी, उनका कुछ मत करना, एज इट इज़ लिखे रहने देना, बिल्कुल भी छेड़ाखानी मत करना। ठीक है, कर ली चेकिंग आपने एसेट की। अब किसकी चेकिंग करोगे? अब आप लाइबिलिटीज़ की चेकिंग करोगे। क्यों चेकिंग करोगे बेटा? क्लियर है भैया, बिजनेस बंद कर रहे हो, सारी लाइबिलिटी का ठोक बजा के क्या होना चाहिए? पेमेंट। तो सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होना चाहिए। लाइन से लाइबिलिटी चेक करोगे। क्रेडिटर हो गया पेमेंट, देखो कैसे, इधर से क्रेडिटर, इधर देखोगे हो गया पेमेंट, कोई ले गया, ठीक। फिर उसके बाद बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ओए इसका तो पेमेंट ही नहीं हुआ, तो वहाँ सीधा सीधा उसका क्या करना है? पेमेंट। लाइबिलिटी के लिए कुछ नहीं है भैया। लाइबिलिटी चाहे अनरिकॉर्डेड हो, चाहे लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो, उनका तो क्या करना है? पेमेंट करना ही है। समझ में आ गया? एक भी लाइबिलिटी को मत छोड़ना। इसलिए बोल रहा हूँ क्रॉस चेक करना, ये सबसे बेसिक गलती है जो एग्ज़ाम में होती है। रिजोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बच्चे जल्दबाजी में चेक नहीं करते, किसी एसेट या किसी लाइबिलिटी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रियलाइजेशन का फ़ायदा नुकसान गलत हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट भी गलत होता है। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये चेकिंग करने के बाद आपको क्या करना है? यस, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड आपको डेबिट का टोटल लगाना है, क्रेडिट का टोटल लगाना है। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं, ज़्यादातर ऐसा नहीं है, कुछ भी बड़ा आ सकता है, लेकिन ठीक है चलो मान के चलते हैं कि भाई आपका डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
तो भाई क्रेडिट साइड में बेटा आपका क्या निकल के आएगा, लॉस, और उस लॉस को किस में बांट देना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उनको आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। वो भी कौन से रेशियो में बेटा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लॉस के पैसे किससे लेना होता है बेटा, पार्टनर से लेना होता है। जिनसे पैसे लेने हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए अपन डेबिट साइड जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उन्हें बांट देंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, फ़ायदा भी हो जाता है। क्रेडिट का टोटल बड़ा आ गया तो किस तरफ आ जाएगा, अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आ गया तो फ़ायदा होगा, किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ब्रैकेट में गेन ट्रांसफ़र लिख लेना, और जो उनका ओल्ड रेशियो उसमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, गेन के पैसे पार्टनर्स को देने होते हैं, जिस चीज़ से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, लो भाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, गेन, और ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देना, ए बी सी का जो भी 3:2:1, 1:1:1 दे देना, ख़त्म, ठीक। जैसे ही आपका ये हुआ, ठीक है, तो हड़बड़ा के पार्टनर्स का पेमेंट मत करना, है ना। वैसे तो आपको पेमेंट करना है, अभी मैं उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, अभी पूरा बस एक बेसिक सा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसने लोन दिया है बेटा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। पार्टनर्स सॉरी उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये भी हाथों हाथ सीख ही लो, और पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्योंकि एक इंटरनल लाइबिलिटी है, लेकिन कैपिटल का पेमेंट करने से पहले, किसका पेमेंट करने से पहले, कैपिटल का पेमेंट करने से पहले अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो पहले उसका पेमेंट किया जाता है, तो उसका अलग से अकाउंट बनाया जाता है, क्या लिखा जाता है, बैलेंस। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है, जैसे ए है, ए ने ये लोन दिया है, ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, मतलब उसे वहाँ भी पैसे देने हैं और यहाँ भी अपन को उसे क्या देना है बेटा, पैसा देना है। तो बस यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है, टू बैंक अकाउंट लिख के उसका पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। आपको पता है ना पेमेंट किस तरफ आएगा, हाँ, क्योंकि आप उसे पैसे दोगे तो डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट भी डेबिट, एक ये तरीका होता है। दूसरा, जैसे ही अपन इस लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए डेबिट साइड में अपन इसको लिख के क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्या होता है, कभी कभी क्या दे रखा होता है, मैंने बोला ना वन शॉट है इसलिए ऑलमोस्ट सब समझा दूंगा। कभी कभी क्या होता है, अपन अपने पार्टनर को ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट देना है किसको, पार्टनर को। अब नया अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, सब कुछ कैसे होता है, रियलाइजेशन के थ्रू। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हो, क्या करते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे आप लिख देते हो ब्याज किसको देना है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है। अब आप इंटरेस्ट का अकाउंट तो खोल नहीं सकते, एक ये, और एंट्री कहाँ जाती है बेटा, ब्याज देना है, किसको देना है, पार्टनर को, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो उसके लोन अकाउंट में ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया जाता है। ब्रैकेट में बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट को लिखने के बाद विथ टुगेदर विथ इंटरेस्ट उसका क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक और कंडीशन बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जब उसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कंडीशन क्या आ जाती है, पार्टनर से पैसे लेने निकल जाते हैं, क्या निकल जाता है, पार्टनर से पैसे लेने निकल जाते हैं, कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है, उसने अगर लोन दिया है पार्टनर को, फर्म को क्या दिया है, अगर उसने लोन दिया है तो इस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अभी आ जाए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर समझ में आ जाए तो। जब उसका क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पता नहीं शायद है भी कि नहीं, जितना मेरे को लग रहा है शायद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, ऐसे की जाती है,
कि भाई लाइबिलिटी आई क्रेडिट साइड, अब इस लाइबिलिटी को किधर ट्रांसफ़र करा जा रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पे 2A है तो 2A पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिख दिया जाता है, और वो वहाँ पे किस तरफ पहुँच जाता है, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है यहाँ पे बाय जो भी पार्टनर है बाय एज लोन अकाउंट, और अमाउंट उसके लोन अकाउंट में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेना देना एक जगह कर देते हैं। फिर समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है। जैसे ही आप उसके लोन अकाउंट का सेटल कर देते हो जो भी है, ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, ज़्यादातर तो पार्टनर्स को क्या करना निकलता है बेटा, पेमेंट करना ही निकलता है। तो अपन क्रेडिट का टोटल लगाते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, डेबिट साइड क्या आती है, छोटी आती है, और डेबिट साइड क्या कर देते हैं अपन, उनका पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट करके। लो भाई, ये हो गया पेमेंट किसका, पार्टनर्स का। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि पार्टनर्स से पैसे लेने निकलते हैं तो किसका टोटल बड़ा आएगा, डेबिट का टोटल बड़ा आएगा। डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखते हैं और इस तरफ लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट, और पार्टनर से अपन क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, कम पड़ जाते हैं, इसलिए। आया समझ में, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद एक लास्ट चीज़ बची, क्या बचा बेटा, बैंक अकाउंट बनाना, जो कि सबको बहुत अच्छे से आता है, बहुत ईजी है। क्या बनाना, बैंक अकाउंट, जो मेरी ट्रिक से या शायद बहुत सारे टीचर्स इसी ट्रिक से सिखाते हैं आई थिंक, है ना, कि भाई पैसे आते हैं तो डेबिट और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, वो एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, सुनो। जैसे मान लो बैंक और कैश अगर दोनों दे दिया, क्या दे दिया, बैंक और कैश अगर दोनों दे दिया है तो कैश को पहले कहाँ जमा कर लेना बेटा, बैंक में जमा कर लेना। देखो तो पहले तो उसका बैलेंस अगर दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, एसेट है, एसेट का बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड। और अगर कैश का बैलेंस भी दे रखा है तो उसे कहाँ लिख देना, डेबिट साइड, क्योंकि कैश अपन ने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, अंदर क्या लिखते हैं, रीज़न, किसकी वजह से पैसा आ रहा है भाई, कैश की वजह से। तो टू कैश अकाउंट करके उस कैश को, मतलब पूरी एंट्रीज बैंक से ही करनी है। अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी बैंक से करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बस क्या करना है, पैसे आते हैं तो डेबिट। जैसे पैसे किससे आएंगे बेटा, एसेट बेच के पैसे आएंगे। अब एसेट का तो अकाउंट है नहीं, कौन का अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी वो एसेट है उसका यहाँ पे क्या लिख देना है, नाम लिख देना है, ठीक। फिर क्या करा जाएगा बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा तो पैसे जाएंगे, लेकिन अंदर क्या आएगा, रीज़न, उस लाइबिलिटी का नाम तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, और अंदर अपन उस लाइबिलिटी का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। बस वही करना है, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्या लिखना है, क्रेडिट। इस डेट क्लियर। तो एसेट को बेच के पैसे आएंगे, डेबिट, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो पैसे जाएंगे, क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान के चलो किसी पार्टनर के लोन अकाउंट का पेमेंट किया है तो पैसे जाएंगे, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एज लोन अकाउंट, या है ना, तो अभी मैंने क्या लिख दिया, पार्टनर्स लोन अकाउंट। आगे समझ में, क्लियर है। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक, पैसा जाता है तो क्रेडिट आएगा, सिर्फ एसेट बेच के ही आएगा, समझ में आ गया। जाएगा, ज़्यादातर पेमेंट ही करना है, ठीक है। एट दी एंड किसका पेमेंट करना होता है बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल का। तो बाय, अगर पार्टनर्स को आपने पेमेंट किया है तो पैसा जाएगा, अगर ए को किया है तो बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर मतलब पेड, ठीक है, पेड टू पार्टनर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उल्टा भी हो जाता है, तो पैसे आते हैं पार्टनर से, तो यहाँ पे जैसे सी के वजह से पैसा आया तो टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसके पीछे एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, फटाफट बन जाता है, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और काहे का पेमेंट करते हो बेटा आप पेमेंट करते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस का, तो ऐसे ही लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो पार्टनर्स का पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट, मतलब सबका करने के बाद अगर आप बैंक अकाउंट का क्या लगाओगे, बैलेंस लगाओगे ना, तो ये बराबर आएगा। कैसा आएगा, बराबर। इसका कोई क्या नहीं निकलेगा, बैलेंस नहीं निकलेगा। और इसका मतलब होता है कि भाई आपने जो भी क्वेश्चन किया वो पूरा कैसा है, सही है। जैसे बैलेंस शीट टैली होता है तो सही है, वैसे ही यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया मतलब कैसा है, सही है, ठीक है। चलो, तो आई होप आज अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा जो प्रैक्टिकल बेस है वो इसका समझाने की कोशिश करी, और शायद अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन ट्राई करके देखना। मैं अब नेक्स्ट पार्ट से इसके क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँगा
डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल न्यू एडिशन के, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक भी पार्ट मिस मत करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही पूरे क्वेश्चंस खत्म होंगे तुम्हें डिसोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस करना आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया, लाइक कर दो, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।